नमस्कार, हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। अब की बार बंगाल में सबसे बड़ा सियासी लड़ाइया है और खासकर नंदीग्राम में जहां महासंग्राम है सत्ता और साख के बीच। जी हां, यहां ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी आमने सामने है। नंदीग्राम से पर्चा भरने में पहले ममता बनर्जी ने शिव मंदिर में जाकर पूजा आरती की। कल भी 3 मंदिरों में दर्शन लाभ लिया। सवाल है कि क्या नंदीग्राम में जीत के लिए ममता में भगवान की भक्ति की लगन अचानक तेज हो गई है। सवाल है कि क्या सियासी हाहाकार के बीच अब चुनावी किरदार मंदिर मजार की याद आने लगी है उन्हें। सवाल यह भी कि क्या नंदीग्राम का भीषण संग्राम अब भक्ति संग्राम में बदल गया है, क्योंकि बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने भी भारत माता की पूजा की है, बजरंगबली की पूजा की है। इन तमाम सवालों पर बहस करेंगे कैलाश विजयवर्गीय, हमारे साथ वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के, और साथ ही प्रभारी पश्चिम बंगाल के चुनाव के। लाइव जुड़ेंगे आज तक पर, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। नमस्तश्री 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 नमो नमो। नहीं है अब चुनावी शक्ति बिना भक्ति। बोलो हरि बोलो हरि। लो प्रसाद लो, तुम भी लो और तुम भी। कभी राम बन के कभी श्याम बन के, न जाने किस भेष में नैया पार लगा दे भगवान हमारे। दुर्गा सप्तशती पाठ से जिस नंदीग्राम संग्राम का शुभारंभ किया ममता बनर्जी ने, आज उसमें नामांकन से पहले शिव आरती और भोले भक्ति का संपूर्ण समर्पण जुड़ गया। पटकनी भी तो उसे देनी है जिसकी कल तक खुद राजनीतिक गुरु थी। शुभेंदु अधिकारी अब हुंकार भर रहे हैं, इसे नाटकबाजी बता रहे हैं। नंदीग्राम के एक छोर पर शिव आराधना में ममता बनर्जी लीन थी, तो दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी के नए दफ्तर में भारत माता की आरती उतारी जा रही थी। ये शक्ति के लिए भक्ति की होड़ है। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री सदा नमोस्तुते। मधुकैटभ विद्याभ्य विदात्ति परदे नमो। रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जयी। महिषासुर निर्नाश विदात्ति परदे नमो। रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जयी। आपने वोट बैंक खिंचक रहा है, वो फिर सत्ता में आने के लिए ये सब कर रहा है। ये चुनाव के दौरान उसका जो नौटंकीबाजी चल रहा है, वो तुष्टीकरण के खिलाफ बंगाल की जो हजारों करोड़ पर जनता है, ये सब नौटंकीबाजी एक्सेप्ट नहीं करी। शुभेंदु अधिकारी का नामांकन 12 मार्च को है, लेकिन हिंदू कार्ड पर ममता को घेरते घेरते अब ममता इस कार्ड को जिस महारत से खेल रही हैं, कहीं चल गया तो धरा न रह जाए। जय श्री राम का नारा। महालक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तश्री 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 नमो नमो। पहुंचे शुभेंदु सीधा बजरंग बली के द्वारे और लगे हाथ ममता के चंडी पाठ को अशुद्ध साबित करने में भी जुट गए। ये वीडियो पहले से वायरल हो रहा है, जिसमें बीजेपी का कहना है कि ममता का चंडी पाठ शुद्ध नहीं था। बीजेपी आईटी सेल इसे खूब फैला रही है। जो वहां के हिंदू दुर्गा विसर्जन के लिए कोर्ट का सहारा लेना पड़ता था, उनके मंत्री पिछले चुनाव में फरीद कहते थे डॉन के अखबार को, ये देखिए कलकत्ते में भी कराची है। वाह रे मोदी, आज दीदी चंडी पाठ कर रही हैं। वाह रे मोदी, दीदी चुनाव जो न कराए आपको। देखिए, मुझे यही समझ में नहीं आता कि एक प्रदेश के 10 साल के मुख्यमंत्री जिसको मंच पर खड़े होकर विकास की बात करना चाहिए कि मैंने ये इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, इतने बेरोजगार लोगों को नौकरियां दी, इतने उद्योग बंद चालू करवाए, इतना प्रदेश में विकास किया, अब वो चंडी पाठ करके ये सिद्ध करने की कोशिश कर रही है कि मैं हिंदू हूँ। ऐसा क्या पाप किया उन्होंने जो मंच पे जाकर उनको चंडी पाठ करना पड़ रहा है? और मैं नहीं समझता कि कोई 10 साल का मुख्यमंत्री वहाँ पर अपने पापों के लिए राजनीतिक मंच का उपयोग चंडी पाठ के लिए करे। तो क्या आपकी चली है ऐसी हवा कि हर राजनीतिक पार्टी को एक ही रास्ता दिख रहा है? इंडिया में चुनाव जीतना है तो बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड को अपने हिंदुत्व से काटना है। चुनाव धर्म युद्ध बन गया है। ममता जी सरस्वती पूजा कर रही हैं, दुर्गा स्तुति का पाठ कर रही हैं। अच्छा लग रहा है देख कर। ये वही ममता जी हैं जिनके राज में
दुर्गा माता की मूर्ति के भसान के लिए कोर्ट से परमिशन लेने की मजबूरी थी। ये वही ममता जी हैं जहां सरस्वती पूजा करने पर मनाही थी, और आज वो अगर दुर्गा जी का पाठ करके अपना नामांकन भर रही हैं तो रविशंकर प्रसाद के चेहरे पर मुस्कुराहट है। ये तो लग रहा है उनको भी दबाव आ रहा है। अब तो कांग्रेस पार्टी भी ममता पर वार कर रही है। ये भक्ति देख अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि ममता भी मोदी के कदमों पर चल पड़ी है, चुनावी हिंदू बन गई है। आम लोगों के सामने जाके ये कहती थी कि देखो मैं हिजाब पहनते हैं, लोगों के लिए दुआ मांगते हैं, हमारा तस्वीर देखो, छवि देखो, और मैं मुसलमानों को हिफाजत करते हैं। आज तेवर बदल गई। बंगाल में बीजेपी पार्टी आने के बाद ममता बनर्जी ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं भी बीजेपी से कम हिंदुत्ववादी नहीं हूं। इन आलोचनाओं से दूर ममता लीन है। नंदीग्राम में करीब 35% मुस्लिम वोटर है तो 65% हिंदू। बीजेपी के सामने अपने टारगेट वोटर को लेकर भ्रम नहीं, लेकिन ममता की मुश्किल ये है कि बीजेपी की काट ढूंढने के चक्कर में वो कहीं अपना परंपरागत वोट बैंक न खो दे। संतुलन बनाने के लिए वो बीते दिन मजार भी पहुंची। ये चुनावी चक्रव्यूह ही है जहां एक वक्त पर ममता बनर्जी का ये वीडियो भी वायरल हुआ था, जय श्री राम के नारे पर गुस्से वाला। और आज नंदीग्राम में नजारे ऐसे हैं, भक्ति धुन लागी है, ममता से लेकर शुभेंदु तक सब मगन है। आज तक ब्यूरो। कैलाश विजयवर्गीय जी इस वक्त हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं, उसके बाद एक पूरा पैनल होगा जिनसे हम चर्चा करेंगे। कैलाश जी, सबसे पहला सवाल आपसे यही, अगर ममता दी का ये कार्ड चल गया हिंदुत्व वाला, तो फिर आप लोग हाथ तो नहीं मलते रह जाएंगे? क्योंकि एक मुश्त उनके साथ वो ये मानती हैं कि अन्य धर्मों के लोग तो चले जाएंगे, लेकिन ये कार्ड अगर उनका चल गया तब क्या कीजिएगा कैलाश? देखिए, दोहरा चरित्र दिखाई दे रहा है उनका। 10 वर्ष तक उनको करना चाहिए था बंगाल का विकास। 10 वर्ष तक उनको बंगाल की जो परिस्थिति सीपीएम के समय एकदम बंगाल पीछे चला गया था उसको उठाना था, पर वो भी और गिराने में मस्त रही और हिजाब पहनकर कलमा पढ़ती रही, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह करती रही। वो सिर्फ 30-32% वोट थे, उनकी मुख्यमंत्री थी, उनकी चिंता करती थी, कभी 70% वोट की चिंता नहीं की। हम एक ही बात कहते हैं कि मोदी जी ने जो कहा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस आधार पर राज करना चाहिए। अब 10 साल तक आप 30% के मुख्यमंत्री थी, अब आपको लग रहा है कि 70% के वोट भी चाहिए, तो आप मंच पे खड़ी होकर चंडी पाठ कर रही, वो भी अशुद्ध शब्दों के द्वारा। अगर कम से कम आपको पढ़ना भी है चंडी पाठ तो सही तो पढ़े, सही प्रोनाउंसिएशन तो ले उसके, पर इस पर के नाटक करने की आवश्यकता नहीं। उनको 10 साल का अपना हिसाब देना चाहिए कि 10 साल में मैंने इतने लोगों को रोजगार दिया, 10 साल में मैंने इतने उद्योग चालू किए, 10 साल में मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, 10 साल में मैंने हिंसा की राजनीति खत्म करी, मेरे प्रदेश में महिलाओं के साथ जो होने वाले बलात्कार की संख्या थी वो कब हुई, सब चीज में फेल हुई। अब इसीलिए अब मंच पर खड़े होकर चंडी पाठ करने का नाटक कर रहे हैं, तो जनता भी समझती है कि 10 साल कैसे गुजरे हैं, और अब चुनाव आ गया तो ममता जी मंदिर भी जा रही है, मस्जिद भी जा रही है, नहीं तो कलमा पहनकर सिर्फ ऐसे फोटो पूरे बंगाल में लगते थे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह करती। कैलाश जी, कब तक याद दिलाइएगा लोगों को, ये कब तक लोगों को याद दिलाते रहिएगा? क्योंकि उस छवि को वो धो रही है पूरी तरह से। देखिए ना तस्वीरें, दुर्गा स्तुति की पाठ पढ़ रही हैं, वो शिव मंदिर जा रही हैं, और आप बोले तो सर जय श्री राम भक्ति हो गई, और वो अगर बोल दे दुर्गा स्तुति तो आप कह रहे हैं कि वो उनको तो विकास गिनाना चाहिए। देखिए, लोग भूल थोड़ी सकते कि वे बच्चे जिन्होंने संस्कृत के शिक्षक को मांगा था, इनकी सरकार ने उर्दू के शिक्षकों को भेज दिया। उर्दू के शिक्षकों को भेजा तो उन्होंने आंदोलन किया, इनकी पुलिस ने गोली चलाई, 2 बच्चे वहां पर मारे गए रायगंज लोकसभा के अंदर। आज भी उनके माता पिता ने उनकी लाश का अंतिम संस्कार नहीं किया, वह सिर्फ दफन किए हुए हैं। बोले जब तक गोली मारने वालों को सजा नहीं मिलेगी तब तक इन बच्चों को दफनाएंगे नहीं हम। उन्होंने गाड़ के रखा है, सिर्फ उसका अंतिम संस्कार नहीं किया। आप समझ सकते हैं उन बच्चे की जिनकी मौत हुई, उनके माँ बाप को, दर्द को कौन भूलेगा इन सब बातों को। रामनवमी का जुलूस निकलेगा, वहां पर लाठीचार्ज करेंगे,
दुर्गा विसर्जन के लिए हम प्रतिबंध लगा देंगे, कोर्ट दुर्गा विसर्जन की इजाजत देगा। मुहर्रम का जुलूस में आप हथियार लेके निकल सकते हैं, रामनवमी के जुलूस में आप हनुमान जी का सोठा लेके निकले तो आपके ऊपर आर्म चेक लगा के बंद कर देंगे आपको। ये सब जो दमन लोगों ने देखा है ना, ये भूल थोड़ी सकते। अब भले आप कितना भी चंडी पाठ करो तो इससे जो आपके पुराने पाप भूल थोड़ी जाएंगे। लेकिन एक आखिरी सवाल आपसे मैं पूछ रही हूं, देखिए विकास के इर्द गिर्द अगर चुनाव लड़े जाते तो उस मुद्दे पर भी आप दोनों पार्टियां अपनी अपनी बात कहती है, लेकिन आपने ही तो इसको बहुत चालाकी से धर्म के इर्द गिर्द लाया ना कैलाश जी। आप लोगों ने शुरू से टारगेट किया कि जय श्री राम नहीं बोलना चाहती हैं आप, वही ये जो आपने कहा कि वो कलमा पढ़ती थी, वो बुर्का पहनती थी, वो ईद पार्टी करती थी, तो ऐसे में आप लोग ही तो लेकर आए ना, आपने घेरा उनको, और जब घेरा तो उन्होंने ये जवाब दे दिया है और कहा है कि मैं जय सिया राम बोलती हूँ, हरे कृष्ण बोलती हूँ, मुझे बीजेपी से सीखने की जरूरत नहीं है कि हिंदुत्व क्या है। देखिए दो बात बताता हूं मैं। एक तो आपने मोदी जी का अभी ब्रिगेड डाउन का भाषण सुना होगा। उन्होंने सिर्फ डेवलपमेंट की बात की। उन्होंने सिर्फ कहा कि हम बंगाल को, कलकत्ता को हम फ्यूचर सिटी बनाएंगे, मेट्रो ट्रेन लाएंगे, आईटी कंपनी लाएंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे, एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन देंगे, बच्चों को रोजगार देंगे, ये उन्होंने कहा। इसके जिक्र तो नहीं हुआ। पर आपने भी अपने दिखाया इसमें कि ममता जी को जय श्री राम बोला तो बोले गाला गाली करता है, गाला गाली जरा बंद कर दो, तो जय श्री राम बोलने वाले को बंद करेगी वो बोले गाली है ये। तो ये बात लोग नोटिस में तो लेते हैं। देखिए अंजना जी, इस बात को कैसे भूल पाएंगे लोग कि कोई जय श्री राम बोल रहा है और उनको गाली लग रही है और अब वो चंडी पाठ कर रही थी। इस नोटक में वो थोड़े लोग भूल सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपनी अपनी शक्ति, अपनी अपनी भक्ति कैलाश जी। वो कहती है मैं जय सिया राम बोलूंगी, लेकिन जो वोटर है वो किसके लिए जय सिया राम या श्री राम बोलता है, ये 2 को तय होगा, 2 मई को। बहुत धन्यवाद आपका कैलाश जी। अब आपका परिचय उन खास मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। अपराजिता सारंगी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, अवनीश अवस्थी जी आरएसएस के जानकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शुभांकर सरकार कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मनोजीत मंडल बहुत दिनों के बाद हमारे साथ टीएमसी के सदस्य जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपके पास आते हुए अपराजिता जी, कब तक घेरिएगा एक ही मुद्दे पर? उन्होंने तो 200% कोशिश और मेहनत कर दी ये साबित करने के लिए कि वो हिंदू हैं, वो धार्मिक हैं, वो भक्ति है। अगर यही खेल आपने खेलना है तो वो भी उसी मैदान में कूद गई हैं। अपराजिता जी, नंदीग्राम से ममता दीदी का उदय हुआ था और नंदीग्राम से ही ममता दीदी का अस्त होने वाला है। ऐसा है कि एक व्यक्ति कब हार जाता है? व्यक्ति हार जाता है जब वह अपने विरोधी का अनुकरण करने लगता है या अनुसरण करने लगता है। आज जो ममता दीदी ने किया या कल उन्होंने किया नंदीग्राम में, मुझे लगता है उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है। 2 मई के बहुत पहले उन्होंने हार स्वीकार कर ली है। चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं मैं सच्ची हिंदू हूँ, मैं भी चंडी पाठ कर सकती हूँ। देखिए यही वही ममता दीदी हैं जिन्होंने दुर्गा पूजा के विसर्जन को अनुमति नहीं दी थी और मुहर्रम के जुलूस को अनुमति दी थी और फिर हाईकोर्ट से फटकार मिली थी और उसके बाद बातचीत ठीक हुई थी। ये वही ममता दीदी हैं जो हर एक चौराहे पर जा जाकर नमाज पढ़ती थी और ये वही ममता दीदी हैं जो अपने वाहन से उतरकर जय श्री राम कहने वालों को गालियां देती थी। और आज देखिए इनकी क्या स्थिति है, बार बार कह रही हैं मैं सच्ची हिंदू हूं। तो मुझे लगता है कि बौखलाहट है, घबराहट है, जानती हैं क्या होने वाला है। मैं 2 लाइन कहना चाहूंगी। हाँ, नूर की एक किरण जुल्मात पर भारी होगी, रात तुम्हारी है लेकिन सुबह हमारी होगी। मुझे लगता है इन्हें पता है क्या होने वाला है। आपने कहा अपराजिता जी, आपने कहा कि वोट शेयर पर आए हैं, तब हारते हैं लोग जब वो अपने इलेक्शन प्रतिद्वंदी की नकल करते हैं। आपने कहावत सुनी है, गुरु गुड़ रह गया और चेला चीनी बन गया। बिल्कुल। अपराजिता जी, सुनी है कि नहीं आपने ये कहावत? जी जी, कि गुरु तो पीछे रह गए, गुरु तो पीछे रह गए, इसका अर्थ है और चेला आगे निकल गया। ये बिल्कुल
ये किस तरह का अंदेशा है? हम सब समझ रहे हैं स्थिति क्या है। अभी जिस तरह का माहौल बंगाल में बना है, नंदीग्राम में बना है, और जिस तरह की चुनौती भाजपा ने दी है, जिस तरह का आधार भाजपा का बढ़ा है, जिस तरह का काडर अभी भाजपा का उभर कर आया है, मुझे लगता है कि इन्हें अपनी हार का अंदेशा हो गया है, टीएमसी को अपनी हार का अंदेशा हो गया है। और जिस तरह की भगदड़ उनकी पार्टी में मची हुई है, मुझे लगता है सारे देशवासी जानते हैं। तो ये सब घबराहट के लक्षण है जब हम भगवान का नाम लेने लगते हैं। और मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जय श्री राम 365 दिन घबराई रहती है। आज न कल मुझे लगता है ये आपकी पार्टी 365 दिन घबराई रहती है, क्योंकि आप लोग तो रोज ही भगवान का नाम लेते हैं। अभी आपने कहा जो भगवान का नाम लेता है वो घबरा जाता है। बिल्कुल नहीं, हम बिल्कुल राम तो हमारे अंदर हैं, राम तो हमारे अंदर वास करते हैं, हम क्यों घबराएं? जो अचानक इलेक्शन के पहले चिल्लाना शुरू करती हैं, उनकी घबराहट झलकती है। मंडल, जरा इस दृष्टिकोण से इसे देखने की कोशिश करें। मनोजीत दा, वेलकम बैक। वेलकम बैक, थैंक यू, वेलकम बैक। जल्दी से जवाब दीजिए उनको और ये बताइए कि यही खेलना था। रोज बैठ के 6 बजे हमें समझाते थे कि भारत एक सेक्युलर देश है और धर्म को इस तरह से आपको पब्लिक लाइफ में नहीं लाना चाहिए। आज तो ममता दीदी ने अपने प्रवक्ताओं को ही गलत साबित कर दिया। आज भी है, लेकिन हम मानते, ये लोग नहीं मानते। ममता दी मानती है, और ममता दी के जैसे हर कोई पार्टियां मानती है, सिर्फ बीजेपी नहीं मानती है। सिर्फ धर्म नहीं, वो हिंदू धर्म को भी नहीं मानते हैं। जो हिंदू धर्म के महापुरुष है, नाम तो लेते हैं, चाहे विवेकानंद हो, रामकृष्ण हो, लेकिन उनको फॉलो नहीं करते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, शिकागो में क्या हुआ था, विवेकानंद जी ने क्या कहते, जो असली नरेंद्र है, नरेंद्र उनका ही नाम था, वो कहते थे कि इस देश में जो भी आएंगे, जिस धर्म के हो, जो परसिक्यूटेड होके हमारा देश में आएंगे, हम उनको स्वीकार करेंगे। और देखिए ये लोग ने क्या किया, पार्लियामेंट में एकदम बुलडोज करके सीएए लेके आ छोड़ दिया, जहां पर सिर्फ सिख रिलीजन के बात करते हैं। रामकृष्ण परमहंस ने क्या सिखाया था हमको? टॉलरेंस, सहनशीलता। ये लोग कोई सहनशीलता नहीं दिखाते, चाहे स्टूडियो में हो, स्टूडियो के बाहर हो। सबसे ज्यादा अगर कोई हिंसक पार्टी है इस देश में तो अगर बीजेपी है। देखिए जिनके ऊपर 40 लोगों की मौत के इल्जाम है, एक आतंकी, उनको पार्लियामेंट में नहीं घुसने दिया। 33% ऑफ देयर एमपीज उनके खिलाफ बहुत ही घिनौना क्रिमिनल मामला है, उन लोगों को पार्लियामेंट में घुसने दे दिया। बात करते हैं हिंदू धर्म के। हिंदू धर्म के असली आधार है टॉलरेंस, इंक्लूसिविटी। मैडम जी आपको पता है, और डेवलपमेंट। अगर राम राज्य की भी बात करो, राम राज्य के आधार ही है डेवलपमेंट, जो ममता भी विश्वास करती है। इसका मतलब ये नहीं है रहीम हमारा भाई है, हमारे साथ नहीं रहेंगे। राम भी रहेंगे, रहीम भी रहेंगे, जिसके परमहंसदेव रामकृष्ण का यही आधार है। आप बोलते हो लेकिन करते नहीं हो, हम बोलते हैं, करते हैं, सबको एक साथ लेकर चलते हैं। संविधान की जो आधार, आप जिसको तुष्टिकरण कहते हो ना, हम सीधा जवाब देते हैं। मैडम को मालूम है, क्योंकि वो एक आईएएस रह चुकी है। संविधान में कुछ प्रावधान किया गया है जिसको हम स्पेशल प्रावधान कहते हैं, जिसके हम कहते हैं कि आप एक्स्ट्रा माइल चलो, हमारे जो साथी है माइनॉरिटी उनके लिए। आर्टिकल 31 कहते हैं इनको स्पेशल राइट्स है। क्यों राइट्स है? क्योंकि ये हमारा भाई पीछे रह गए हैं, ये भाई लोगों को हम एक साथ लेकर चलेंगे, इसलिए हम जाते हैं। जिनको आप तुष्टिकरण कहते हो, आपकी निजेश जी जवाब देंगे। अब निजेश जी जवाब जिसको आप कहते हो संविधान के आधार पर जवाब दीजिए। हाँ मनोजीत भाई आपकी बात सुन ली। अरे मनोजीत अब देखिए, अब आपने बोल लिया, मुझे बोलने दीजिए। अंजना जी बड़ी साफ सी बात है। मनोजीत मंडल ने कहा कि संविधान में 31 है कि जो पीछे रह जाएं उनको स्पेशल कंसेशन दिया जाना चाहिए, स्पेशल प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए। लेकिन ये नहीं कहा कि मैं दूध देने वाली गाय की दुलत्ती भी सहूंगी, जो मुझे वोट देता है मैं उसी के लिए काम करूंगी। ये संविधान में नहीं लिखा हुआ मनोजीत भाई। और अंजना जी कई कहावतें सुनाई गई। आज में एक कहावत, एक दोहा है, बड़ा प्रसिद्ध दोहा है कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। आज ममता बनर्जी को जो मंदिर घूमना पड़ रहा है, जो अर्गला स्तोत्र के एक श्लोक का उन्होंने पाठ किया, वो नहीं करना पड़ता। ये क्यों करना पड़ रहा है, क्यों दिखाना पड़ रहा है? क्योंकि पिछले 10 सालों में उन्होंने लगातार राम धुन को रंग धुन किया। ये संविधान कहाँ कहता भाई? ये संविधान ने कब कहा?
संविधान के कौन से आर्टिकल में कि यार रामधुन को आप रंगधुन कहो क्योंकि ये सांप्रदायिक है रामधुन? जवाब आपने राम को सांप्रदायिक बनाया, आपने राम को सांप्रदायिक बनाया, आपने हनुमान जयंती पर लाठीचार्ज किया, आपने रामनवमी का जुलूस नहीं निकालने दिया, आपने सरस्वती पूजा का बंद की। महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव के समय में ये कई लोग चुनावी हिंदू बन जाते हैं। जो लोग कहते थे, वो कमलनाथ की एक पार्टी थी, वो कहते थे, कमलनाथ जी कहते थे मुझे 90% नहीं 100% मुसलमानों के वोट चाहिए, उसके बावजूद वो धर्मनिरपेक्ष थे, उसके बावजूद वो धर्मनिरपेक्ष पार्टी थी। और ये सब एक दूसरे को धर्मनिरपेक्षता का सर्टिफिकेट भी देते रहते हैं और वो कहते हैं, एक दूसरे को कहते हैं कि हमें सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ना है। आज वो मंच के ऊपर खड़े होकर के जो पाठ कर रही थी, वो सांप्रदायिक उनको नजर नहीं आता, मुझे तो नजर नहीं आता, मुझे तो नजर नहीं आता। बहुत बढ़िया है, करें ना, सार्वजनिक रूप से करें। लेकिन बात यह कि पिछले 10 सालों में उन्होंने क्या किया, जवाब तो इस बात का देना है ना। जवाब ये इस बात का नहीं है कि ममता बनर्जी हिंदू है या नहीं, जवाब इस बात का देना है कि आपने पश्चिम बंगाल में मुसलमानों को खुश करने के लिए, तुष्टीकरण करने के लिए हिंदुओं का कितना दमन किया। बशीरहाट में 200 हिंदू घरों को जला दिया गया। आपने क्या किया? जितने दंगे हुए, जितने फसाद हुए, जितनी हत्याएं हुई, जितनी हिंसा हुई, उसके लिए आपने क्या किया? सवाल इस बात का, जवाब इस बात का चाहिए हमें, और बंगाल की जनता इस बात का जवाब मांग रही है। इसीलिए भवानीपुर से भाग करके नंदीग्राम तक पहुंची, और नंदीग्राम तक पहुंचने के बीच में रास्ते में उन्होंने कई मंदिरों में माथा टेका है। लेकिन ठीक है, इसका जवाब देंगे, ठीक है, इसका जवाब देंगे, इसका जवाब देंगे मनोज जी। उससे पहले एक बार शुभांकर सरकार जी के पास मुझे जान लीजिए। ये तो सारे के सारे राम दल बन गए और आप शुभांकर जी वाम दल के साथ खड़े हैं। क्या करिएगा, कैसे समझाइएगा जनता को कि रोड, बिजली, सड़क, पानी, नौकरी, महंगाई, इस पर वोट देना है? देखिए, एक चीज मैं बताना चाहता हूं, ये जय श्री राम बोलना गलत नहीं है और चंडी पाठ करना गलत नहीं है। बस जिसका ऊपर खड़ा होके, जिसका देखिए बात करेगा तो मैं चला जाऊंगा। बीच में बोलता भी नहीं हूँ, लेकिन वार स्लोगन यही कहते थे। ठीक, अरे शुभांकर, अरे देखिए, कोई इसका ऊपर खड़ा होके चुनाव जीतना चाहता है तो मेरा एक ही बात बोलने का है, अरे बंगाल का जनता, देश का जनता कैसे आपका पा का ऊपर खड़ा होगा? जो सत्ता में है, जो केंद्रीय सरकार चलाता है और राज्य सरकार चलाता है, इसको तो बोलना चाहिए। मोदी जी आए और ब्रिगेड में क्या क्या भाषण दिया, बेरोजगारी के बारे में बताया, उन्होंने एलपीजी का दाम बढ़े उसका बारे में बताया, उन्होंने पेट्रोल, केरोसिन, डीजल का दाम बताया बढ़े उसका बारे में बताए, उन्होंने चीन हिंदुस्तान घुस गया उसका बारे में जनता जानना चाहता है बताया नहीं। बैंक का इंटरेस्ट घट रहा है उसका बारे में कुछ बोला नहीं है। जल्दी से आपके साथ शुरुआत करते हुए, क्योंकि आप एक अधिकारी भी रह चुके हैं, एक IAS ऑफिसर रह चुके हैं आप राजिता जी, सवाल यह है कि आम आदमी की जो मुश्किलें हैं जिनका जिक्र शुभांकर जी कर रहे थे, उसको पेट्रोल डीजल की कीमतें प्रभावित करती है, आपकी सरकार ने आंखें बंद कर ली है। महंगाई का मुद्दा उसे प्रभावित करता है, आपने आंखें बंद कर ली हैं। नौकरी की तमाम बातें हैं, इन सब से क्या पूरी तरह से ध्यान हटाने के लिए सिर्फ धर्म के इर्द गिर्द पूरी जंग ये लड़ी जा रही है? आप हिंदू विरोधी थी, इसलिए वो हिंदू अपना साबित करने में लग गई हैं, क्योंकि अब सबको लग रहा है कि ये 65 बनाम 35% जो है इसी पर जंग टिकी हुई है। अंजना जी, प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार की नीति और नीयत पर प्रश्न चिन्ह न लगाएं तो बेहतर है, और इसका कारण है, एक पर एक चुनाव हम जीतते जा रहे हैं। आप नाम ले और मैं कहूं कि हमने जीत लिया। बिहार इलेक्शन से शुरू करें, जिस तरह कोविड का मैनेजमेंट हुआ आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी के नेतृत्व में, उसकी वजह से हमने बिहार का इलेक्शन जीता। दूसरा मैं कह दूं, गुजरात का अभी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का पोल हुआ, आप जानते हैं वहां की स्थिति क्या हुई और वहां का परिणाम क्या हुआ। पंजाब में भी हुआ था। हमने तेलंगाना में दुबका असेंबली कंस्टिट्यूएंसी जीती। सिर्फ पंजाब एक छोटी सी जगह है, आज की बात है, कल हम जीतने वाले हैं, उससे हम घबराते नहीं है। देखिए, जहां भी हार होती है, तो आप चुनाव जीतते रहे, पेट्रोल डीजल सेंचुरी, डबल सेंचुरी बनाती रहे, हम समीक्षा करते हैं। ठीक है, चुनाव जीतना और आप बोर्ड में एक सेकंड, मैं समझ गई, मैं आपसे मैम एक सेकंड, नहीं आप बोले, लेकिन मैं आपसे पेट्रोल और डीजल प्राइस और महंगाई पे सवाल पूछूंगी और आप मुझे बताएंगे कि हम चुनाव जीत रहे हैं। तो ये तो आपकी सोच बताता है कि आपको लग रहा है कि चुनाव जीत जाना, बोलना चाह रही फिर जाए महंगाई। समय दें, आप मुझे समय दें।
बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं बोल सकता हूं? विपुल समर्थन सरकार को कब मिलता है? जब सरकार की नीतियों का समर्थन होता है लोगों के मन में। हम विकास की राजनीति करते हैं, हम प्रगतिशील राजनीति करते हैं। हर सेक्टर में, हर क्षेत्र में जिस तरह से मोदी जी की सरकार ने काम किया है, काबिले तारीफ है। मैं भारतीय जनता पार्टी से हूं, इसलिए मैं नहीं कर रही हूं। आप लोगों से पूछें, आप विभिन्न प्रदेशों में जाएं और लोगों से पूछें और स्कोर बोर्ड देखें। देखिए, सरकार जब जीतती है इसका मतलब है कि लोगों का समर्थन उसे प्राप्त है। हम हर एक दिशा में काम करना चाहते हैं। हम बंगाल को सोनार बांग्ला में परिवर्तित करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि ममता दीदी की सरकार को उखाड़ कर फेंक दें या फिर हम भारतीय जनता पार्टी का आधार बढ़ाते चले। ऐसी मंशा नहीं है। हम चाहते हैं सोनार बांग्ला बने, सोनार नंदीग्राम बने, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, हमारा जो युवा वर्ग है उसे एम्प्लॉयमेंट मिले और वहां पर जिस तरह का भय का माहौल है, भय का माहौल न रहे, आतंकवाद न रहे, टोलाबाजी न हो, जिस तरह की स्थिति अभी चल रही है। जी, सिंडिकेट जिस तरह से सर उठा के खड़ा हुआ है वो सोनार बांग्ला। ठीक है मनोजीत जी। एक शुभांकर जी बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं। एक बार शुभांकर जी एक बार जवाब दे लें, उसके बाद में फौरन आ रही हूँ मनोजीत। शुभांकर जी बोलिए। देखिए, इधर पैनल में जो लोग हैं एक दिन भी नंदीग्राम नहीं गया है। मैं नंदीग्राम से, मेरा जन्म स्थान है, सन ऑफ द सॉइल मैं ही हूं। ना ममता बनर्जी है ना शुभेंदु अधिकारी है। नंदीग्राम इंसिडेंट में अभी तक 9 आदमी पता है, 9 आदमी को ढूंढ के नहीं मिल रहा है, डेड बॉडी भी नहीं मिला। 9 पीपल, उनका बीवी अभी भी सोच रहा है मेरा हस्बैंड आ जाएगा, मां सोच रहा है बेटा आ जाएगा। इसमें शुभेंदु अधिकारी और इन्होंने क्या बताएंगे? और सोनार बांग्ला बंगाली रिसर्च के लिए जादवपुर यूनिवर्सिटी 2014 से टुल टुडे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए फंड घटा गया है, कोई फंड नहीं दे रहा है। ये मेरा बात नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का फिगर देख लीजिए। जो लोग तारीफ कर रहा है, मैं बताना चाहता हूं, मैं नंदीग्राम से हूं। मैं आज पूछना चाहता हूं उधर बेकार कितना है। शुभेंदु अधिकारी जी भी एक छोटा ग्रिल का फैक्ट्री, एक छोटा फैक्ट्री, ये कोई काम करने वाला एक चीज नहीं उन्होंने बनाया। इतना दिन उन्होंने नेता है और ममता जी ने भी नहीं बनाया, तो भाजपा ने क्या करेंगे? भाजपा का मुखिया कौन है? भाजपा का मुखिया वही लोग है जो ममता का रिजिम में जो पैसा ले रहे थे, करप्शन किया था, गुंडागर्दी किया था, वोट डालने नहीं दिया था। अभी वो लोग सब बीजेपी हो गया। बीजेपी होके बीजेपी आज क्या बताएंगे? मेरे को आज बताइए, करप्शन का खिलाफ में उनका जो आवाज था वो आवाज कहां जाएगी? अब ज्यादा फर्क रहा नहीं है सोच में और लोगों में। जवाब दीजिए इसका। इसीलिए हमने भी शो का नाम रखा, यही है राइट चॉइस। राइट से हमारा मतलब है राइट, राइट वर्सेस लेफ्ट लड़ाई थी ना। राइट हो लिए आप लोग, राइट मुड़ लिए हैं। राइट रिप्लाई देते हैं मैडम जी को। मैडम जी, अंग्रेज ने 200 साल तक राज किए थे, सब कुछ ठीक किया था। हिटलर 2 बार इलेक्शन में जीता था, ठीक किया था। और अभी भी चीन में जिनपिंग जीत रहे हैं, सब ठीक हो रहे हैं। मैडम जी, आप अपने अंदर झांक के देख लीजिए, आज तक कभी 100 क्या बोल रहे हैं? अरे क्या रे भाई, अरे भाई आप इतना हिंसक क्यों हो रहे हैं? ये तो उन लोगों का काम है। मेरे को पता है आपके साथ नीचे एक ताल्लुकात है, सब पता है, पता चल जाएगी, जनता को पता है बंगाल में। आप थोड़ा धीरज रखिए। मैडम जी को मैं रिप्लाई दे रहा हूँ। देखिए यार, 100 के आसपास पेट्रोल डीजल के दाम आज तक देश में कभी हुआ? आप बता दीजिए। आप बात करते हो हिंदू धर्म के, 12 लाख हिंदू अभी डिटेंशन कैंप में झेल रहे हैं, आप ही के राज में, असम में 12 लाख। और आप जब आओगे ना, आने की कोशिश कर रहे हो, आप जब आओगे वो संख्या बहुत ज्यादा हो जाएंगे। आप किसी के भी नहीं हो, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, आप सिर्फ आपके हो। आपका जो बैकग्राउंड है आरएसएस, और जो आपके पार्टी में जब घुसेगा आपके जैसे ब्यूरोक्रेट, वो भी इस तरह का ही भाषा बोलेगा। ये है आप लोगों का सबसे डेंजरस इंडोक्ट्रिनेशन। हम उसमें नहीं आते हैं, बंगाल उसमें नहीं आएंगे। आपके पास बहुत सारे एलाइज है, और सिर्फ ये जो पीछे जो एलाई है सीपीएम कांग्रेस, वो नहीं है। आपके पास सीबीआई है, ईडी है। आज ही पता चला कि एक सीनियर एमपी को आपने वो क्या है, इन्विटेशन भेज दिया, फ्रेंड रिक्वेस्ट। आपके पास, आप जब सीबीआई के बुलाते हो ना, ईडी को तरफ बुलाते हो, हम कहते हैं कि आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हो कि आप सीबीआई में जब बुलाएंगे वहां एक डील हो जाएंगे, आप पार्टी में आ जाएंगे। शुभेंदु अधिकारी को देखिए, मुकुल राय को देखिए, और वो को राजीव रमेश बनर्जी,
हम उसको रबिश कहते हैं क्योंकि उनके सभा में कोई आप तो लोग नहीं हो रहे हैं। कितना सारा चार्टर्ड फ्लाइट लेके गया, अभी भाड़ा उठ गए। अब देखिए उनको तस्वीर में नहीं मिल रहे हैं, उनका तस्वीर भी नहीं। और मिठुन दा और किसी के लिए मिठुन दादू भी है, हम दादा कहते हैं लेकिन बहुत सारे लोग के लिए दादू है। आपके पास मोदी मैजिक नहीं चल रहा है, इसलिए मिठुन दा को लेना पड़ा। मिठुन दा क्या था? नक्सलाइट मूवमेंट। आप कहते हो कि आप वामपंथियों के खिलाफ हो, नक्सलाइट मूवमेंट में होके आते हैं, वो क्या जवाब दीजिए अपराजिता जी। आपके पास कोई आइडियोलॉजी भी नहीं है। आपके फ्रेंड रिक्वेस्ट पर उन्होंने एकदम सही टिप्पणी लिख दी है, ऐसे लिख डाला है। फ्रेंड रिक्वेस्ट जो भेजते हैं आप लोग। मनोजीत साहब सुन लिया आपको। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बलिष्ठ नेतृत्व की तरफ लोग आकर्षित होते हैं, उनके विकास की राजनीति और प्रगतिशील राजनीति की तरफ आकर्षित होकर आपके खेमे से लोग इधर आते हैं। पहली बात मैं कह दूं। दूसरी बात मैं कह दूं, आज के दिन आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसको आधार करके कह रही हूं, TMC स्टैंड्स फॉर T फॉर टेरर, M फॉर मर्डर एंड C फॉर करप्शन। आप भी जानते हैं ये सही है, आप मना करेंगे क्योंकि आप प्रवक्ता हैं। और तीसरी बात मैं आपसे पूछना चाहती हूं, केंद्र सरकार जिस ढंग से पैसे भेज रही है राज्य सरकार को, खर्च क्यों नहीं हो पा रहा है? दुर्नीति इतनी क्यों होती है? मैं आपको 2 उदाहरण देती हूं, उसके बाद दूसरे प्रवक्ता बोल सकते हैं। पहला, जब आम्फान आया था 2700 करोड़ रुपए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी ने वेस्ट बंगाल को भेजा था, नंदीग्राम में भी हुआ था और उस समय भेजा गया था। और उस समय टीएमसी के लोगों ने उसे पूरा गबन कर लिया और उसके बाद सीएजी ऑडिट की नौबत आ गई। आदरणीय ममता बनर्जी जी सुप्रीम कोर्ट गई सीएजी ऑडिट को बंद करने के लिए, यह सबको ज्ञात है। एक दूसरा, हर एक घर में पानी जाए, पाइप्ड वाटर सप्लाई हो, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1700 करोड़ वेस्ट बंगाल को भेजा था। सिर्फ 609 करोड़ खर्च हुए और बाकी पैसा खर्च नहीं हुआ। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का कार्यान्वयन नहीं हुआ। 7th पे कमीशन वहां के गवर्नमेंट सर्वेंट्स को, सरकारी कर्मचारियों को नहीं दिया गया। मैं सरकारी कर्मचारी थी, मुझे पता है कितना चुभता है। एक सेकंड आपको टोक रही हूँ, देखिए काम का तो हो ही रहा है। अभी वो कह रहे थे कि रेड करा के फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते। एक सेकंड बड़ी खबर आ रही है, जरा आपको बता दें। मिथुन चक्रवर्ती को Y+ श्रेणी की सिक्योरिटी दी जा रही है। Y+ सिक्योरिटी। देखिए किस तरह का डर। सिर धुनने लगे आप, क्या गलत है इसमें? मनोजीत दा, मिथुन चक्रवर्ती को Y+ सिक्योरिटी दी गई है। मिथुन दा, आज तक तो आपके पास सिक्योरिटी नहीं था, क्या कुछ हुआ? आज भी नहीं होगा। ये बंगाल, ये जो कहते हैं ना टेरर, कुछ नहीं होगा। मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूँ। आपके एक राइवल चैनल है ना, 60 डेज में यहाँ पर बंगाली चैनल खोल दिया। 60 डेज में नेशनल चैनल, इसे कहता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। हम जिसमें सबसे आगे है। आपके आंकड़े कहते हैं मैडम जी, ओ मैडम जी, आयुष मैडम जी, आपके आंकड़े कहते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बंगाल में सबसे आगे हम है। इसीलिए लॉ एंड ऑर्डर यह अच्छे है। अब जितना कोशिश की जो नैरेटिव को नहीं होगा। ग्राउंड में और जादवपुर यूनिवर्सिटी में एजुकेशन पॉलिसी की बात की है ना, रूसा के पैसा, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, अभी तक 60 करोड़। ठीक है, जवाब दे रही हैं अपराजिता जी। आपने नहीं दिया। फॉरगेट अबाउट 82,000 करोड़ GST and other money the state government। मनोजीत मंडल जी, you have not provided the money that ठीक है। अब आप सुनिए, जवाब सुनिए अपराजिता जी का, जल्दी से अपराजिता जी। जरा सुन लें, आप जरा सुन लें, मैंने आपकी बात सुन ली। देखिए, अगर आप इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट देखें, अभी कुछ दिन पहले पार्लियामेंट में टेबल किया गया था इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट, उसका चैप्टर 10 पढ़ें। बेसिक नेसेसिटीज इंडेक्स का चैप्टर है। बेसिक नेसेसिटीज हम सब जानते हैं, जो हमारी मौलिक सुविधाएं हैं, हम सब नागरिक को उनकी जरूरत है। पानी हो, रहने का पक्का